मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले हम उस पिछड़ी सोच का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से मुस्लिम समाज बहुत पीछे चला गया है। आज भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय मुसलमान रूढ़िवादिता छोड़ने को राजी नहीं है। शुक्रवार को हमने मास्टर स्ट्रोक में हिंदुस्तानी मुसलमानों की रूढ़िवादिता पर एक विशेष कार्यक्रम किया था। इसके बाद हमें आपके कई सारे संदेश मिले हैं, बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हम एक बार फिर से ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी धार्मिक भावना को नहीं दुखा रहे हैं, लेकिन हम ये देखकर चुप भी नहीं बैठ सकते हैं कि 20 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम समुदाय पीछे की तरफ जा रहा है और इस समाज को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी रूढ़िवादिता की बेड़ियां तोड़नी होंगी। ईरान की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहती हूं। शुक्रवार को भी ये तस्वीरें दिखाई थी जिसमें वहां की महिलाएं क्या कर रही है। देखिए, इस्लामिक मुल्क है, ये मत भूलिएगा। हिजाब की बेड़ियां तोड़ी जा रही है। ईरान की पुलिस और सरकार इन्हें गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरे ईरान में नो टू हिजाब कैंपेन चल रहा है। यानी जो पूरी तरह से एक मुस्लिम मुल्क है, वहां की महिलाएं हिजाब को त्याग रही हैं, लेकिन भारत में हिजाब को मुस्लिम समाज की महिलाएं अपने गर्व से जोड़ रही हैं। और जब इस हिजाब को कोई उतरवाता है तो फिर हंगामा शुरू हो जाता है, जैसे कि कल नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के दौरान हुआ। कुछ मुस्लिम परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में उनका हिजाब उतरवाया गया। अब नीट जैसे एग्जाम में पूरी चेकिंग होनी क्यों जरूरी है, इसके लिए हिजाब और बुर्का तक क्यों उतरवाया जाता है, इसको जानने के लिए आपको हमारी इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखना होगा। भाई 2 आइसक्रीम देना। ये लीजिए आइसक्रीम। ओह शिट, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए भाई आपकी आइसक्रीम। भाई ये वाली मैं नहीं लूंगा, मुझे वो दीजिए। क्यों? है तो एक जैसी ना। लेकिन भाई ये वाली गंदी हो गई है। भाई यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि हिजाब कितना जरूरी है। इस पर लगी आप गंदगी देख रहे हैं ना, ये वही जाहिल भेड़िए लोग हैं जो हिजाब के खिलाफ है। अगर इस पर हिजाब रहेगा तो भेड़िए लोग इसको गंदा नहीं कर सकते। घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत ये पर्दा ही करता है। और जिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, उनके लिए बिना हिजाब की आइसक्रीम और हमारे लिए हिजाब वाली आइसक्रीम। औरत को आइसक्रीम और हिजाब को आइसक्रीम का कवर मानने वाली इस पिछड़ी सोच के खिलाफ सवाल है। हिजाब में लिपटी औरत को पवित्र और साफ की गारंटी मानने वाली यही सोच समाज को सिर्फ पीछे नहीं, बहुत पीछे धकेल रही है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हिजाब को पवित्रता का पैमाना मानने वाली ये सोच देश में कई सवाल खड़े करती है। इस साल फरवरी की इन तस्वीरों को कौन भूला होगा, जब कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था। हिजाब से शुरू हुई लड़ाई अल्लाहू अकबर तक पहुंच गई थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इस लड़की के बहाने खूब प्रोपेगेंडा हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कहा गया कि उन्हें अपने मजहब के हिसाब से चलने की आजादी नहीं दी जा रही। कर्नाटक का विवाद शांत हुआ तो अब महाराष्ट्र के वाशिम से हिजाब और बुर्के पर नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले की ये कल की तस्वीरें हैं। ये यूजी नीट की परीक्षा का एक सेंटर है जिसका नाम है मातोश्री शांताबाई गोटे कॉलेज। नीट यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश परीक्षा। आरोप है कि परीक्षा देने के लिए जब कुछ मुस्लिम लड़कियां पहुंची तो उन्हें बुर्का या हिजाब के साथ दाखिल नहीं होने दिया गया। नीट का एग्ज़ाम था जिसके लिए हम वाशिम सेंटर मिला था, तो हम वाशिम में गोटे कॉलेज में आए तो उन्होंने मतलब बाहर से ही हमको वापस कर दिया। पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्का उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको कि मतलब 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुर्का भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे उन्होंने। आज नीट का बच्चों का एग्ज़ाम था
और हमारी बच्ची के लिए जो सेंटर आया था वह है मातोश्री कोटी कॉलेज, शांताबाई कोटी कॉलेज। वहाँ हमने पहुँचे तो बच्ची को एंटर किया, फिर बाद में दोबारा वापस आ गए। फिर बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को जो हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे, बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा है। हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सड़क पर पान टपरी के पास, चाय टपरी के पास ही जो हिजाब निकाले। फिर इस बाबत हमने जो तो दोबारा बच्ची को भेजा, स्कार्फ भी निकालने लगा दिए। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। बुर्के और हिजाब पर भले ही मुस्लिम परीक्षार्थी शिकायत कर रहे हों, लेकिन नीट की परीक्षा आयोजन के नियम बहुत कड़े हैं और उनमें साफ साफ लिखा है कि जिन भी परीक्षार्थियों ने कोई धर्म लिबास या सामान पहना हो, उन्हें परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, ताकि बगैर किसी परेशानी के चेकिंग के लिए 2 घंटे का समय मिल सके। जांच के दौरान अगर ये पाया गया कि कोई परीक्षार्थी अपने धार्मिक लिबास में कोई संदिग्ध वस्तु ले जा रहा है, तो उन्हें वो सामान परीक्षा कक्ष में नहीं ले जाने दिया जा सकता है। नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ड्रेस कोड भी तय है। लंबी बाहों वाले कपड़ों की इजाजत नहीं होती है। कम हील वाले चप्पल और सैंडल्स की इजाजत है, लेकिन जूते पहनकर परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। जिस परीक्षा में पहनावे के लिए इतने सख्त नियम हो, वहाँ कोई छात्रा बुर्का या हिजाब पहनकर कैसे जा सकती है? और अगर उसे जाना भी है तो परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुँचना होगा। लेकिन वाशिम में ये छात्रा सिर्फ 1 घंटे पहले पहुँची थी, जिसकी वजह से उनका बुर्का और हिजाब उतरवाया गया। इससे पहले भी नीट परीक्षा के दौरान सख्ती हम देख चुके हैं। छात्राओं के बालों को खुलवा कर भी देखा जाता है। पूरी बाहों के कपड़े पहनकर जो आता है, उनके कपड़ों की स्लीव्स काट दी जाती है। देश के हर नीट एग्जाम सेंटर के बाहर ये पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अंदर क्या नहीं लेकर जा सकते हैं। मोबाइल फोन, ईयरफोन्स, टेक पेन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पेपर चिट्स, खाने पीने का सामान, कोई भी ज्वेलरी, घड़ी, पर्स, चश्मे, कैमरा, कोई कॉपी या किताब आप नहीं ले जा सकते। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि इस परीक्षा में हिजाब या बुर्का उतारने को लेकर हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए थी या मचानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से चेकिंग की जाती है। बहुत पिछले कुछ सालों में हमने ऐसी खबरें भी देखी जहां परीक्षार्थियों के कपड़े तक उतरवाकर चेकिंग की गई, और अगर किसी ने जीन्स पहनी थी तो उसकी जीन्स के पॉकेट तक फाड़ दी गई। तो सवाल यह है कि इस परीक्षा में इतने सख्त नियम कायदे हैं क्यों? ऐसा इसलिए है ताकि छात्र किसी भी तरह की नकल ना कर सके, क्योंकि अगर भविष्य के डॉक्टर नकल करके परीक्षा पास करेंगे तो फिर डॉक्टरी का भविष्य सुखद नहीं दिख रहा। लेकिन बावजूद इसके सीबीआई ने नीट परीक्षा के एंट्रेंस में हुए फर्जीवाड़े में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार हुए हैं और ओरिजिनल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बजाय ये नकली कैंडिडेट्स बनकर एग्जाम दे रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि इस परीक्षा में सख्ती क्यों जरूरी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाशिम में तो बुर्का और हिजाब उतरवा दिया गया। राजस्थान के कोटा में हिजाब वाली छात्राओं को परीक्षा देने दी गई। उनसे सिर्फ ये लिखवाया गया कि अगर कुछ गलत होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये भी देख लीजिए आप। ये राजस्थान के कोटा का मोदी कॉलेज है, जहां नीट की परीक्षा होने वाली है। 2 मुस्लिम छात्राएं हैं जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है। उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। बाद में ऑब्जर्वर बुलाए गए और फिर दोनों छात्राओं ने लिख कर दिया कि अगर परीक्षा में किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। इसके बाद इन दोनों छात्राओं को प्रवेश दे दिया गया। थोड़े मोमडन समाज के 4-5 बच्चे आई हैं जो हिजाब कैरी करती हैं, उसमें थोड़ी समस्या आई है। प्रिंसिपल साहब ने उनसे फिर लिखित में लेटर लेके कि कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इस तरह से लिख के लेटर दे दीजिए, और चेकिंग करके अलाउ किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों नीट परीक्षा में हिजाब की इजाजत दी गई? क्या लिखित गारंटी के बाद हिजाब पहन सकते हैं? क्या कोटा में नीट परीक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो लड़कियां बगैर हिजाब के थी या खुले बालों के साथ आई थी,
उनकी पूरी चेकिंग की गई। उनके कानों की बालियां तक चेक की जा रही थी। लंबे कुर्ते की स्लीव्स काटने से भी ऑब्जर्वर्स पीछे नहीं हटते। लेकिन इस केस में दोनों मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ परीक्षा देने की इजाजत दे दी गई। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया में बुर्के कहां-कहां पर प्रतिबंधित है, आप नहीं पहन सकते हैं। फ्रांस, वहां बुर्के पर पाबंदी लग चुकी है। यूरोप का ये पहला देश है जहां इस तरीके से पाबंदी लगी है। 2011 से ही यहाँ बुर्का बैन है। बुर्का पहनने पर यहाँ 12,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जबरदस्ती बुर्का पहनाया तो 24 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। बेल्जियम, 2011 में बुर्के पर पाबंदी वहां लगा दी गई। यहाँ बुर्का पहनने पर 7 दिन की जेल या 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है। नेदरलैंड्स, 2015 से बुर्के पर आंशिक पाबंदी है। स्कूल, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन में बुर्के पर बैन है। स्पेन के कई जिलों में बुर्के और नकाब पर 2013 से पाबंदी है। टर्की में महिलाओं को सिर ढकने की अनुमति है, चेहरा खुला लेकिन रखना होगा। कांगो में पूरा चेहरा ढकने पर 2015 से बैन है। लेकिन बावजूद इसके भारत में बुर्का या हिजाब पर इस वक्त गर्व किया जाता है। फिर कह रही हूं, दुनिया आगे निकल रही है और हिंदुस्तान के मुसलमान पीछे की तरफ। मास्टर स्ट्रोक में अब पड़ताल उस इंटरनेशनल साजिश की करनी है जिसका मंसूबा भारत की डेमोक्रेसी को डायरेक्ट जिहाद से खत्म करने का है। ये साजिश पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है, जिसके पटना मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद अब ये सनसनीखेज सच सामने आ गया है कि पीएफआई अपने प्लान ग़ज़वा-ए हिंद का पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन करने की तैयारी में थी और इसके लिए कई मुस्लिम देशों से उसके तार जुड़ चुके थे। पीएफआई के तार जिन इस्लामिक मुल्कों से जुड़ने का सुराग मिला है वो वही मुल्क है जहां इस्लामिक कट्टरपंथी मौजूद हैं। उनकी जड़ें वहां पर बेहद गहरी है और पीएफआई का प्लान ग़ज़वा-ए हिंद सिर्फ कागजों पर ही नहीं था, इसे अंजाम देने की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। सिर्फ बिहार में ही 1 दर्जन से ज्यादा ब्रेन वॉश फैक्ट्रीज खोली जा चुकी है। मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में पहले हम पीएफआई की ब्रेन वॉश फैक्ट्री की पड़ताल करेंगे। आप भी एक नजर देखिए। डायरेक्ट जिहाद, तुर्की तक तार, ब्रेन वॉश फैक्ट्री। सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहर से दूसरे राज्यों से लोग आए थे और यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। 12,000 जिहादी तैयार और 2047 ग़ज़वा-ए हिंद का प्लान। ये उस साजिश की हाइलाइट्स हैं जिसमें डायरेक्ट जिहाद से डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान था और मकसद अगले 25 साल में हिंदुस्तान को ग़ज़वा-ए हिंद में बदल देना। पटना में पीएफआई के जिस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है उसके जड़ों में भारत विरोधी साजिशों का जखीरा मिला है। इन साजिशों की कड़ियां भारत के कई राज्यों में तो फैली हुई हैं ही, ताजा जांच में इसके तार दुनिया के कई देशों से भी जुड़ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता लगा है कि पटना के पीएफआई टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन तुर्की, यमन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ा था और इस कनेक्शन की कड़ियां बेहद गहरी हैं। इस कनेक्शन की कड़ियां जुड़ती हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जिसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में 2023 से डायरेक्ट जिहाद की बात कही गई है और जंग छेड़ने का भी ऐलान किया गया है। और ये ऐलान खोखला नहीं था क्योंकि इसकी तैयारी जोर शोर से थी। इसके लिए बिहार में कई जगहों पर बच्चों के ब्रेन वॉश की फैक्ट्री खोली गई थी। अब तक की जांच में पुलिस को बिहार के 13 जिलों में मदरसे के नाम पर ब्रेन वॉश फैक्ट्री का पता चला है। इसमें बेरोजगार युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था और फिर उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए ट्रेनर्स दूसरे राज्यों से बुलाए जाते थे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में 12,000 से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। ऐसा ही एक ट्रेनिंग सेंटर दानापुर रेलवे स्टेशन के पास भी मिला। यहाँ 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग कैंप भी लगा था। इसमें दूसरे राज्यों से ट्रेनर आए थे। इसकी पड़ताल करने के लिए
एबीपी न्यूज उस जगह पर बाकायदा पहुंचा भी। जो फुलवारी शरीफ से टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसमें जांच में सामने आया था कि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे मदरसा भी है और मस्जिद भी, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी आते हैं और यहाँ के इनको जो पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ हैं। देखिए इसी के बारे में जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। बाहर से 12 ट्रेनर आए थे, उसका एक ग्रुप यहीं पे रुका था और दूसरे राज्यों से ट्रेनर के साथ साथ बच्चे भी यहाँ आते थे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे। मिशन 2047 के तहत यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। अब तक की जांच में पता चला है कि बिहार में ऐसी 13 ब्रेन वॉश फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। पुलिस अब इन सभी की परतों को खोलने में जुट गई है। जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों को इनके द्वारा जो कुछ बताया गया है वो पहले इन्होंने जो बताया था उसको और विस्तार से बताया है। उसके आगे हम लोग को डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं। इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। यूपी एटीएस ने इस केस में फरार नूरुद्दीन को भी गिरफ्तार करके बिहार पुलिस को सौंप दिया है। इससे पहले अहमद दानिश भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सनाउल्लाह नाम का आरोपी अभी भी फरार है। ये सब आरोप बेबुनियाद है, गलत है। ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं उसके अंदर आज तक देखे कि मतलब देश विरोधी हो, बल्कि जो भी काम इन लोगों का होता है संविधान के दायरे में रहते होता है। हत्या के जो भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो प्रशासनिक जो संस्था है उन सबको इंफॉर्मेशन देते हुए किया जाता है। जांच में पाया गया है कि दानिश इस टेरर मॉड्यूल का बेहद एक्टिव मेंबर है और उसके सीधे तार पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से हैं और यहीं से विदेशों में पीएफआई की कड़ियां जुड़ती है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए दानिश के तार पाकिस्तान से सीधे जुड़े हैं और यहीं से पीएफआई के इंटरनेशनल रैकेट की कड़ियां जुड़ी। आप समझिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए दानिश के परिवार के कुछ सदस्य कराची में रहते हैं। इन रिश्तेदारों के जरिए उसका संपर्क कराची के फैजान नाम के एक शख्स से हुआ जो उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है जिसमें डायरेक्ट जिहाद की साजिश रची जा रही थी। माना यह जा रहा है कि फैजान ही दानिश का हैंडलर है। दानिश और फैजान एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। इनके जरिए दानिश का कनेक्शन पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ता है। तहरीक-ए-लब्बैक ऐसा संगठन है जिसके तार दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से है और यही तार पीएफआई का कनेक्शन तुर्की, यमन और बांग्लादेश तक पहुंचाता है। अब उस गुप्त दस्तावेज को भी आपको दिखाती हूं जो बिहार में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल से बरामद हुआ है। एक झलक देखिए आप। इसमें तुर्की का नाम है। भारत के खिलाफ किसी साजिश में पाकिस्तान और तुर्की का नाम आना खतरनाक हो जाता है। आखिर क्यों, ये हमारी इस रिपोर्ट से आप समझिए। दरअसल इस्लाम के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती परवान चढ़ी हुई है। ये अंदाजा पाकिस्तान के पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान और ताजा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे से भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के तार भी तुर्की से सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या पीएफआई को तुर्की के कट्टरपंथी संगठन मदद दे रहे हैं? क्या तुर्की से मदद वाया पाकिस्तान आ रही है? क्या पाकिस्तान और तुर्की के संगठन भारत विरोधी साजिश में पार्टनर्स हैं? क्या आईएसआई इंडियन मुजाहिदीन की तरह पीएफआई को बना रही है? सवाल और भी हैं, लेकिन पीएफआई के तार जिन इस्लामिक देशों से जुड़े हैं, एक बार फिर उन पर नजर डालिए। इसमें पहला नाम है तुर्की का, जो अपनी नीतियों की वजह से कट्टरपंथ की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा नाम यमन है, जो कई वर्षों से सिविल वॉर में फंसा हुआ है। और तीसरा है आतंक का गढ़ पाकिस्तान। चौथा कट्टरपंथियों का गढ़ बांग्लादेश। इन चार देशों से पीएफआई का तार जुड़ना और पीएफआई की बुकलेट पर एक्सटर्नल हेल्प का जिक्र होना भारत के लिए एक बड़े खतरे की आहट जरूर है। जो टर्की के द्वारा पीएफआई को यदि इस तरह की मदद दी जा रही है तो ये निस्संदेह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है
और भारत की सरकार को, भारत की सुरक्षा एजेंसीज को इस पूरे मामले को और अधिक गहरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि टर्की जैसे राष्ट्र जो कि अब कट्टरवादी रास्ते पर बढ़ चुका है और टर्की में लगातार रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन बढ़ रहा है, वो भारत के विरुद्ध कोई बड़ी साजिश न रच पाए। पीएफआई का प्लान गजवा हिंद इसीलिए खतरनाक है क्योंकि गजवा का मतलब ही है जंग छेड़ना, और पीएफआई के प्लान गजवा में दुनिया की वो ताकतें जुड़ती दिख रही है जो आतंक और कट्टरपंथ की पैरोकार है। इस मामले में एक और अपडेट है, वो आपको बता देना चाहती हूँ। बीजेपी ने पीएफआई के आतंकी संगठन बताया है। बीजेपी ने पीएफआई बैन करने की मांग की है। सुशील मोदी बीजेपी नेता हैं जिन्होंने ये मांग उठाई है। बिहार सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग उठाई गई है और इस मांग पर अब तक सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी है। हालांकि ये सवाल सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नहीं, केंद्र की सरकार से भी लगातार होता रहा है कि पीएफआई को लेकर किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। और अब मास्टर स्ट्रोक में बात गांधी बनाम सावरकर की। सावरकर को मानने वाले उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं और वीर सावरकर की उन्हें उपाधि दी जाती है, लेकिन गांधी को मानने वाले सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते हैं क्योंकि वो सावरकर पर गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अदालत से वो रिहा हो गए थे। यानी उन पर गांधी की हत्या के आरोप तो लगे लेकिन साबित नहीं हुए। अब सवाल यह है कि हम आज ये बात आपसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज एक पब्लिकेशन यानी प्रकाशन पर विवाद हो गया है। महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किए गए राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय ने अपनी मासिक पत्रिका अंतिम जन का विशेष संस्करण प्रकाशित किया है। ये जो संस्करण है वो सावरकर को समर्पित है और विवाद यहीं से शुरू हुआ क्योंकि सावरकर पर गांधी की हत्या के आरोप लगे हैं, लेकिन गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी GSDS ने हिंदी में जो पत्रिका प्रकाशित की है वो सावरकर विशेषांक है। इस पत्रिका के संरक्षक बीजेपी के नेता विजय गोयल है और विवाद हुआ पत्रिका में लिखे शब्दों पर, क्योंकि विजय गोयल ने इस पत्रिका में सावरकर को की जो प्रस्तावना लिखी है वो इस प्रकार से है, पढ़कर सुना रही हूं। ये देखकर दुख होता है कि जिन लोगों ने एक दिन जेल नहीं काटी, यातनाएं नहीं सही, देश समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किया, वो सावरकर जैसे देशभक्त बलिदानी की आलोचना करते हैं, जबकि सावरकर का इतिहास में स्थान व स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। यानी गांधी के नाम की पत्रिका में सावरकर का विशेषांक ही नहीं है बल्कि उन्हें गांधी के बराबर बताया जा रहा है। इसी पर विवाद हो गया है और गांधी के वंशज और कांग्रेस पार्टी दोनों इस पर नाराज हो गए हैं। ये जो हम देख रहे हैं आज GSDS के प्रकाशन में सावरकर के बारे में का महिमा मंडन, वो इसीलिए हो रहा है कि अब की सरकार जो है वो ये करवाना चाहती है और सरकार का नियंत्रण है उस संस्था के ऊपर। ताज्जुब की बात यह है कि जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, एक्यूज था, और जो सिर्फ पर्याप्त पुरावे न होने के कारण बलि किया गया, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें गुजरात की शरण में जाना चाहिए और महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, सरदार पटेल का अध्ययन करना चाहिए। कुछ तथ्य उन्हें मिलेंगे। सावरकर का फेक अध्ययन करके अपने आप को ज्ञानी मान लें और नए तथ्य इस देश के सामने परोसें तो वो तो फिर इन्हीं का मजाक उड़ेगा। अब कल को कोई कह दे कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी देश को, तो अच्छा चुटकुला भी नहीं होगा, उस श्रेणी में भी नहीं आएगा। मास्टर स्ट्रोक में आप विश्लेषण करेंगे आसमान से बरसती आफत पर एक सीएम की साजिश वाली थ्योरी का। बाढ़ और बारिश से बेहाल है जनता। हम बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बाढ़ और बारिश से परेशान उनके राज्य के उन इलाकों में गए, लेकिन वहां से जब काम पूरा खत्म हुआ उनके जायजे वाला,
तो हैरान करने वाली एक थ्योरी दे दी मीडिया के सामने। उन्होंने घनघोर बारिश और उससे आई बाढ़ को विदेशी साजिश करार दिया। ये भी चेतावनी दे दी कि खतरा अभी टला नहीं है। सीएम साहब के इस लॉजिक ने देश भर में हलचल मचा दी। बरसते बादल के पीछे विदेशी साजिश की थ्योरी और उसकी पूरी पड़ताल अब आप हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरा देश इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार से कराह रहा है। ये खौफनाक लहरें सैकड़ों की जान ले चुकी है, करोड़ों की संपत्ति इन लहरों में समा चुकी है। उफनती नदियों की लिस्ट में दक्षिण भारत की गोदावरी भी शामिल है। इसने तेलंगाना में जबरदस्त तबाही मचाई है। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने राज्य में जब बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे और बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद जब सीएम साहब ने माइक संभाला तो बाढ़ की तबाही को लेकर जो थ्योरी पेश की उससे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सन्न हो गए। అంతర్దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. यानी तेलंगाना में बाढ़ की बर्बादी की वजह न तो कुदरत का कहर है और न ही सीएम साहब की तैयारियों की नाकामी, बल्कि उनके मुताबिक इस बाढ़ के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। एक बार फिर सुनिए सीएम साहब बाढ़ की वजह क्या बता रहे हैं। అంతర్దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. माननीय मुख्यमंत्री के मुताबिक बाढ़ की वजह विदेशी ताकतों की साजिश है और इस साजिश से निपटने के लिए उन्होंने कदम क्या क्या उठाए हैं अब आप वो देखिए। ये है माननीय मुख्यमंत्री केसीआर राव जो कि गोदावरी के कहर को कम करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा बारिश के बाद गोदावरी नदी का जल स्तर भद्राचलम में 70 फीट तक पहुंच गया। बाढ़ की चेतावनी देने वाले 53 फीट के जल स्तर से कहीं ज्यादा लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सीएम केसीआर पूजा अर्चना से गोदावरी को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री जी ये भी मानते हैं कि भयंकर बारिश विदेशी साजिश है। अब ये सीएम साहब की आस्था है या जनता की आंखों में भ्रम की पट्टी डालने का तरीका है, वजह जो भी हो केसीआर निशाने पर जरूर आ गए हैं। केसीआर जी की साइकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है उस पर मुझे विचार करना पड़ रहा है, दुख हो रहा है। और शायद घर में 4 पार्टी है, बेटा बेटी नेफ्यू है और एक राज्यसभा मेंबर है, 4 लोगों के बीच किस्ता चोरी है कि कौन नेक्स्ट मुख्यमंत्री बने। शायद वो प्रेशर में केसीआर जी अपनी स्टेबिलिटी खो गए हैं। दरअसल सीएम केसीआर भारी बारिश की वजह से जिस विदेशी साजिश को बता रहे हैं उसे कृत्रिम बारिश कहा जाता है। ये होती कैसे है पहले आप उसे समझिए, फिर आप ये समझ पाएंगे कि केसीआर का बयान कितना तर्कहीन है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए आसमान में ड्रोन उड़ाए जाते हैं। ये ड्रोन आसमान में मौजूद बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इस इलेक्ट्रिक शॉक से बादलों में मौजूद पानी की बूंदें एक दूसरे से चिपकने लगती है। बूंदों के चिपकने से वो भारी हो जाती है और तभी बारिश की शुरुआत होती है। इसके अलावा कृत्रिम बारिश का एक और तरीका होता है क्लाउड सीडिंग का। क्लाउड सीडिंग में बादलों में नमक के फ्लेयर्स छोड़े जाते हैं। इसके लिए रॉकेट का प्लेन इस्तेमाल होता है। नमक के फ्लेयर से बादलों में मौजूद नमी इकट्ठा होती है और नमी के जमते ही बारिश शुरू हो जाती है। दरअसल क्लाउड सीडिंग उन देशों में करवाई जाती है जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती है और ये तरीका 100% कारगर भी नहीं है। जाहिर है इस तरीके से कोई विदेशी ताकत किसी दूसरे देश में बारिश नहीं करा सकती, लेकिन केसीआर शायद इस दलील में अपनी नाकामी छिपाने में लग गए हों। और इस वक्त एक बुरी खबर आ रही है, बड़ी खबर भी है। जाने माने गजल गायक भूपिंदर सिंह, उनका निधन हो गया है।
वो पिछले लंबे अरसे से बहुत बीमार चल रहे थे। 70 से 80 के दशक में बेहतरीन गज़लें उन्होंने गाई थी। 82 साल के थे भूपेंद्र सिंह और इनका निधन जो है वो मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मशहूर गज़ल गायक भूपेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे हैं। इनका निधन हो गया है। अभी अभी हमें जानकारी मिली है मुंबई के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।